हेलो। आ रही सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड लॉ स्टार्ट किया था एंड सेकंड लॉ में भी काफी कुछ हो गया था। डिफरेंट प्रोसेस वगैरह का हमने एंट्रोपी बताया था, देन रिएक्शन का एंट्रोपी वगैरह भी बताया था। तो हमने ये भी बताया था कि थर्ड लॉ को यूज करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम थर्ड लॉ ही लेते हैं। तो नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये क्या है? तो देखो इसके अकॉर्डिंग, अब देखो जैसे हमने बताया था कि यार सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है ना। तो सॉलिड में भी अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पर बहुत पैक स्ट्रक्चर रहेगी। ओके, और इतनी पैक स्ट्रक्चर होगी कि हम बोलेंगे कि एंट्रोपी क्या है, 0। ओके, तो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड इज टेकन एज 0। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे एलिमेंट जो है वो सॉलिड ही रहेंगे, और परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म में अगर सॉलिड है देन उसका एंट्रोपी क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज 0। ओके, तो अब देखो हमारे पास डेल्टा एस जो है ये क्या हो गया यार। तो हमें अगर 0 से T केल्विन तक जाने में जो एंट्रोपी चेंज है वो पता है, मान लो डेल्टा एस है, तो वो क्या है, इट इज T केल्विन का एंट्रोपी माइनस 0 केल्विन का एंट्रोपी। अब देखो हमें पता है कि यार 0 केल्विन का एंट्रोपी तो 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जो T केल्विन है इसकी एंट्रोपी साफ साफ हमें क्या मिल गई, ये डेल्टा एस के इक्वल मिल गई ना। और ये जो डेल्टा एस है एक्चुअली अलग अलग डेल्टा एस का क्या होगा, सम होगा, क्योंकि 0 से T केल्विन तक जब वो गया है कोई भी सब्सटेंस, तो अलग अलग फॉर्म में रहा होगा या अलग अलग स्टेप में गया होगा ना। पहले वो सॉलिड में रहा होगा, फिर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा, देन लिक्विड में काफी टेम्परेचर तक रहा होगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो इस टाइप से बहुत सारे डेल्टा एस आएंगे। तो सारे डेल्टा एस का अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल डेल्टा एस मिल जाएगा, और जो टोटल डेल्टा एस है वही एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी एट T केल्विन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को और तुम्हें अच्छे से अगर समझना है तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे। तो एडवांस लेवल जो है बुकलेट का, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 20 जो है ट्राई करो।
हर्षिल आज हो जाएगा चैप्टर। सो आंसर आया किसी का? दिस इज फर्स्ट पेज अंशुल। चलो देखो, तो जैसा हमने बताया कि यार टी केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, डेल्टा एस ही हो जाएगी, है ना। और डेल्टा एस जो है अपने पास ओवरऑल जो डेल्टा एस है अलग अलग डेल्टा एस का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो देखो हमें 600 केल्विन पर किसी का एब्सोल्यूट एंट्रोपी चाहिए या एंट्रोपी चाहिए। तो 600 केल्विन पर कैसे जा रहा है, देखो 0 से 200 केल्विन तक का हमें हीट कैपेसिटी दिया सॉलिड का, मतलब 0 से 200 केल्विन तक वो सॉलिड है, ओके। फिर 200 केल्विन पर ऑब्वियसली कन्वर्ट हुआ होगा लिक्विड में। फिर उसके बाद देखो 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो लिक्विड रहा है। 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो क्या रहा होगा, लिक्विड रहा है। तो 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो लिक्विड रहा है, 300 केल्विन पर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, गैस में हुआ है। और फिर 300 केल्विन से 600 केल्विन तक वो गैस ही है, ठीक है। तो देखो ये ओवरऑल जो मतलब हमारे पास जो ओवरऑल डेल्टा है दैट विल बी 600 केल्विन पर एंट्रोपी माइनस 0 केल्विन पर एंट्रोपी। और हमें पता है 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी है दैट इज नथिंग बट 0, ठीक है। तो एंट्रोपी एट 600 केल्विन क्या आएगा, इट इज नथिंग बट डेल्टा एस। और वो डेल्टा एस क्या है, ये अलग अलग डेल्टा एस का सम है। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये हमारे पास 0 से 200 केल्विन तक का आएगा, है ना। फिर 200 केल्विन पर वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, सॉरी लिक्विड में। तो डेल्टा एस ऑफ क्या आ जाएगा, फ्यूजन आ जाएगा। फिर उसके बाद 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो क्या है, लिक्विड है, ओके। तो वो वाला डेल्टा एस। फिर 300 केल्विन पर वो कन्वर्ट हुआ है वेपर में, तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। एंड देन इसके बाद हमारे पास वो 300 केल्विन से 600 केल्विन तक है, ठीक है। तो हमारे पास 5 डेल्टा एस आएंगे, इनका सम करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा एस मिलेगा, और वही 600 केल्विन का भी एंट्रोपी हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई ये, तो देखो दिस इज नाउ 0 टू 200 केल्विन तक। अब देखो याद है हमने क्या बताया था, हमने बताया था अब यहाँ पर मोल दिया है तो ऑब्वियसली मोलार हीट कैपेसिटी क्या लेंगे, एनसीपी dt बाय, याद है, एनसीपी dt ओवर टी, यही बताया था ना हमने। दिस इज डी क्यू डिवाइड बाई टी, है ना। तो ये एंट्रोपी हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है तो 1 मोल ले लेते हैं। इसके अलावा सीपी क्या हो गया, सीपी 0.035 इंटू टी डिवाइड बाई टी डी टी, ओके। टेम्परेचर 0 से 200 केल्विन। फिर इसके बाद डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन कितना दिया है, इट इज 7.5 किलो जूल, ओके। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू जूल। तो दिस इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, ऑब्वियसली 200 केल्विन पर वो कन्वर्ट हुआ है, तो डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। फिर इसके बाद 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो लिक्विड है, ओके। तो
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, या 200 से हमने इसलिए डिवाइड किया बिकॉज डेल्टा एच ऑफ, याद है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होता था? इट वाज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ना, दैट टेम्परेचर वाज बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, देन इसके बाद 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो क्या है? 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो लिक्विड है। तो उस वाले पार्ट में क्या आएगा? तो इस वाले पार्ट में हमारे पास आएगा सीपी हो गया 60 प्लस 0.016 डिवाइड बाय टी डी टी। ओके, देन इसके बाद 300 केल्विन पर वो किस में कन्वर्ट हुआ है? 300 केल्विन पर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, सॉरी डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। तो व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन? इट इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, जो कि कितना दिया? 30 किलो जूल डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज 300। एंड देन इसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या है? लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है 300 केल्विन से 600 केल्विन वाला। सो 300 केल्विन टू 600 केल्विन एंड इट इज 50 डिवाइड बाय टी डी टी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऑब्वियसली बाद में हमें जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा? तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, टी से टी कैंसिल आउट, तो इट इज नथिंग बट 0.035 एंड देन dt का इंटीग्रेशन t हो गया तो 200 माइनस 0। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट वाला तो क्या है? दिस इज 37.5। इसके बाद उससे नेक्स्ट वाला है 60 एल एन टी हो गया ना। ये वाले पार्ट का क्या होगा? 60 एल एन टी। अच्छा एक मिनट, उससे 0.016 टी भी है वो वाला पार्ट। ठीक है, या तो 60 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 60 एल एन टी। ओके, तो 60 एल एन टी टू बाई टी वन है ना, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके। इसके अलावा ये वाले पार्ट में टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो इसका डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, तो 0.016 इंटू टी टू माइनस टी वन, मतलब ये आ गया। इसके अलावा प्लस ये वाला पार्ट क्या हो गया? दिस इज 100 है ना। एंड देन लास्ट वाला पार्ट में देखो क्या है? ये वाले पार्ट में हमारे पास 50 बाई टी है, तो ऑब्वियसली एल एन टी वाला पार्ट हो गया वो। तो दिस इज 50 एल एन टी। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन मीन 600 बाय 300। ओके, सो दिस इज 600 डिवाइड बाय 300। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से देखो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी मिल जाएगी। ओके, तो यूजिंग थर्ड लॉ हम क्या निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं। लेकिन याद है, ना तो एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती थी और ना ही इंटरनल एनर्जी, है ना। एच की वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते थे और यू की भी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन एस की निकाल सकते। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। सिक्स हंड्रेड अपॉन 300 ना। एल एन टी का जब हम एल एन टी में जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन ना, या एल एन ऑफ 600 अपॉन 300।
लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अभी लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमें अगर पता करना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं कोई प्रोसेस, तो क्या पता होना चाहिए? डेल्टा एस टोटल पता होना चाहिए, याद है? अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो आता था तो स्पॉन्टेनियस होता था, अगर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो आता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता था, और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो आता था तो रिवर्सिबल, है ना? अब डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए हमें डेल्टा सिस्टम भी पता होना चाहिए और डेल्टा सराउंडिंग भी, है ना? तभी हम बता सकते हैं कि डेल्टा टोटल क्या होगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का एंट्रोपी चेंज पता हो तो ही हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो इसी के लिए ये गिव्स फ्री एनर्जी वाला फंक्शन यूज किया गया है। ये अगर जस्ट हमें सिस्टम का पता हो तो हम बता देते हैं कि मतलब हमारे पास स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? जस्ट सिस्टम का पता हो तो जी जो है इट इज एच माइनस टी एस। ओके, जी इज एच माइनस टी एस। इसके अलावा ये भी स्टेट फंक्शन, ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन। ओके, तो जी को डिफाइन किया गया एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। अच्छा, तो डेल्टा जी क्या आएगा? सो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा जी क्या हो गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। तो अब देखो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या आना चाहिए? ग्रेटर एन जीरो, है ना? तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर एन जीरो मतलब डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग जो है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर एन जीरो। तो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर एन जीरो है। तो अब देखो, डेल्टा सराउंडिंग हमने बताया था तुम्हें क्या है? इट इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी ना। तो इट कैन बी रिटर्न एज डेल्टा सिस्टम माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी, एंड इट शुड बी ग्रेटर एन जीरो। लिखो फिर आगे और बताते हैं।
हो गया सबका? तो देखो अब क्यू सिस्टम जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं आप? इट कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एच ना, क्यू को डेल्टा एच लिख सकते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, है ना? तो नाउ डेल्टा एच सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्यू जो है वो क्या हो जाता है? अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया तो ये जो क्यू है ये डेल्टा एच हो जाता है ना। ओके, तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी जो है ये आ गया ग्रेटर देन जीरो। तब देखो पूरे को टी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दिस इज टी इंटू डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, या फिर दूसरी साइड लेके गए तो हमारे पास ऐसा आ गया डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम इज लेस देन जीरो। ओके, तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डेल्टा जी। ओके, सो डेल्टा जी सिस्टम जो है वो क्या हो गया? लेस देन जीरो। ओके, तो अगर डेल्टा जी ऑफ सिस्टम लेस देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बट कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रहा है। क्यों? देखो कांस्टेंट प्रेशर ही आया और कांस्टेंट टेम्परेचर ही आया ना। पहले हम डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा तब लिख सकते हैं जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो ना, तभी लिखा जा सकता है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या आता? डेल्टा ऑफ टी भी आना चाहिए था ना, डेल्टा ऑफ एस टी होना चाहिए था, ये डेल्टा ऑफ टी एस होना। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो है तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, बट क्या? हैविंग पी एंड टी कांस्टेंट। तो यार पी और टी तो ऐसा कोई प्रोसेस जनरली होता नहीं जिसमें दोनों कांस्टेंट हो ना। लेकिन हाँ, केमिकल रिएक्शन में जरूर ये कांस्टेंट होते होते ही नहीं। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कांस्टेंट होते हैं ना। ठीक है, तो दैट इज फॉर केमिकल रिएक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है उनका स्पॉन्टेनिटी हम ऑब्वियसली डेल्टा जी को यूज करके आराम से बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर ही होती है। ओके, तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो एक बार फिर से हम बताएंगे, पहले लिख लो ये।
हो गया सभी का? तो देखो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फॉर केमिकल रिएक्शन इफ डेल्टा जी, ऑब्वियसली डेल्टा जी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 देन नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी जो है वो इक्वल टू 0 आया देन इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, फिर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब देखो हम यहाँ पर बोल सकते हैं यार कि डेल्टा जी जो है ये क्या होता है? इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ना। तो डेल्टा एच का साइन क्या है, डेल्टा एस का साइन क्या है, उसके हिसाब से डेल्टा जी का साइन आ सकता है, और हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन बता सकते। तो अगर देखो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इजीली हो जाएगी, क्योंकि हीट रिलीज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो फेवर कर रहा है रिएक्शन। इसके अलावा डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता तो भी फेवर करता, क्योंकि याद है डेल्टा एस अगर सिस्टम का ही पॉजिटिव है तो जनरली डेल्टा एस टोटल भी पॉजिटिव ही रहता है जनरली, है ना, तो फेवर करता है। तो अब देखो अगर डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव तो दोनों फेवर करते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर देखो डेल्टा जी का साइन ऐसे केस में क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, है ना। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये देखो आगे नेगेटिव साइन जैसे वाला पार्ट नेगेटिव आया, और डेल्टा एच भी नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, चाहे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू ले लो। ओके, तो इट इज नेगेटिव फॉर ऑल टेम्परेचर, ओके, या ऑल टी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, है कि नहीं। ऐसे केस में रिएक्शन ऑलवेज क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस रहेगी। क्लियर है? तो जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा। हम बोल सकते हैं ऐसे केस में हमारे पास स्पॉन्टेनियस रहेगा रिएक्शन ऑलवेज। ओके, नाउ अब मैं बोलता हूँ यार कि डेल्टा जी नेगेटिव ही है, मतलब डेल्टा एच तो फेवर कर रहा है, बट डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये अपोज करने लग गया। डेल्टा एस क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव होता तो अच्छी बात होती, बट यहाँ पर नेगेटिव हो गया। तो देखो क्या हो सकता है। तो देखो अब डेल्टा एस के नेगेटिव होने की वजह से आगे नेगेटिव साइन है ना, तो ये पॉजिटिव आ गई है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब सेकंड वाला पार्ट छोटा होगा ना, क्योंकि अगर छोटा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, डेल्टा एच तो नेगेटिव है ना। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब ये वाला पार्ट जो है छोटा, और ये छोटा कब होगा? जब टेम्परेचर की वैल्यू कम हो। ओके, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। ओके, तो नेगेटिव एट लो टेम्परेचर मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, है ना। तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ओके, तो लो टेम्परेचर पर ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखो मैं बोलता हूँ कि यार डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव, मतलब वो फेवर, है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव तो फेवर कर रहा है, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया मतलब ये अपोज कर रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना। डेल्टा एच क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड है ना। तो अब देखो ऐसी रिएक्शन क्यों होती है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो अब देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना, सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब सेकंड वाला पार्ट बड़ा हो, है ना, या बोल सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू बड़ी हो। तो अब ये नेगेटिव होगा एट हाई टेम्परेचर। ओके, या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होगी जब हाई टेम्परेचर हो, तभी स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं। ओके, एंड अब आया हमारे पास लास्ट पार्ट,
कि यार डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, ओके, और डेल्टा एस हो गया नेगेटिव। अब देखो दोनों अपोज कर रहे हैं, डेल्टा एच जो है वो भी अपोज कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके अलावा डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव, दोनों अपोज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है ना, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा ये डेल्टा एफ जो है नेगेटिव है, आगे नेगेटिव साइन हुआ तो पॉजिटिव है ना। तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू ले लो यार, ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और नेगेटिव केल्विन तो कभी टेम्परेचर होता ही नहीं ना, केल्विन में तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू ले लो, डेल्टा जी यहाँ पर पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर, ये हम बोल सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन जो है ऑलवेज क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है एंड कब नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो तभी हो पाएंगी जब डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव, है ना। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एस नेगेटिव हो गया ना, तो भाई वो रिएक्शन कभी होगी नहीं, समझ आया। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बट वही वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिनका डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ओके। और वो भी कब होती है, वो होती है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, तब होती है वो रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो हाई टेम्परेचर पर हो जाती है, लेकिन कब होती है वो, जब डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव आ गया ना, तो मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब स्पॉन्टेनिटी चेक करने का एक दूसरा भी तरीका हो गया। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करो।
आंसर आंसर तो देखो हमें यहाँ पर रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो दिया है -49 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली जूल में क्या आ जाएगा, इट इज -49,000, है ना। एंड डेल्टा एस जो है ये दिया है -40.2 जूल पर केल्विन। अब हमें पूछा है कि अप टू व्हाट टेम्परेचर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर तक स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये बोल सकते हैं -49,000 माइनस टी -40.2 शुड बी लेस देन 0। तो देखो ये क्या आ गया, दिस इज -49,000 प्लस 40.2 इंटू टी शुड बी लेस देन 0। तो 40.2 इंटू टी शुड बी लेस देन 49,000। तो टी क्या आया, इट इज 49,000 डिवाइड बाय 40.2, कितना आ रहा है 49,000 डिवाइड बाय 40.2 कितना आया, ये आ रहा है 1218.9। ओके, तो इस टेम्परेचर तक ये क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये केल्विन में आया याद है ना, डिग्री सेल्सियस में नहीं। और तुम इसको डिग्री सेल्सियस में लेके आओगे तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस में तुम्हें -273 करना पड़ेगा, तो 945.9 आ जाएगा, मतलब 946 डिग्री। क्लियर है। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी को यूज करके चेक कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अच्छा, मैं ग्रुप पर अभी तक जितने भी चैप्टर हुए सभी का वीडियो सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट वाला लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा हेल्प करेगा रिवीजन में। वैसे मैंने ऑलरेडी कई बार शेयर किया, बट एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर कर दिया है।
ग्रीस कर दिया है। हो गया सबका ना? तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। तो अब देखो, ये तो हमने बोला कि यार जब प्रोसेस मतलब हमारे पास ऐसा हो जो कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हो रहा हो, तो वो भी जस्ट केमिकल रिएक्शन का आया। बाकी जगह फिर कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो देखो, अब जी जो है वो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी वेरी हो ही सकता है। हमने यहाँ पर तो कांस्टेंट लिया था, बट कैसे वेरी होगा तो देखते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ जी विद टी एंड पी या टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में जी कैसे वेरी होगा देखो। तो जी इज इक्वल टू आता है हमारे पास एच माइनस टी एस, है ना? तो डी जी क्या आएगा? तो डी जी क्या हो जाएगा यार, बताओ? ओके, क्या होगा? तो डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी पी, यही होगा ना? तो डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी पी। ओके, अब देखो, डी एच जो है उसको क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास ये क्या था? यू प्लस पीवी था ना, एच। तो यू प्लस पीवी को क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं डी यू प्लस टी डी वी प्लस वी डी पी। आगे वाला हो गया माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी यू क्या है? डी यू इज ऑब्वियसली डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू क्या है? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस आ गया पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यार डी क्यू जो है वो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, याद है? डी एस जो है ये क्या होता है? इट इज डी क्यू बाई टी, होता ही नहीं होता? तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू को हम लिख सकते हैं टी डी एस। ओके, तो क्या है ये? तो डी जी इज इक्वल टू टी डी एस, डी डब्ल्यू हो गया माइनस पी डी वी, देन प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी पी। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो टी डी एस वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ, पी डी वी वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा? सो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस। ओके, तो ये हमारे पास हो गया गिब्स फ्री एनर्जी या जी का वेरिएशन विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस टाइप से प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या करता है, ये वेरी करता है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? अब देखो यहाँ पर अगर हम प्रेशर को या टेम्परेचर किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा ये? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या आएगा यार? ये ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो गया? dg इक्वल टू vdp, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू दिस। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि g को विद रिस्पेक्ट टू p अगर हम डिफरेंशिएट करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो वो क्या मिलेगा हमें? v मिलेगा। ओके, g का विद रिस्पेक्ट टू p हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो v मिलेगा। इसका मीनिंग ये है ना। तो ये तो आया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अच्छा, तो देखो डेल्टा जी क्या आ जाएगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो डेल्टा जी इंटीग्रेशन ऑफ डी जी, हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी। नाउ गैस के लिए ऑब्वियसली क्या हो गया ये? तो फॉर गैस डेल्टा जी इक्वल टू वी को क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली गैस कैसा? आइडियल गैस है ना। तो फॉर आइडियल गैस डेल्टा जी इक्वल टू, अब देखो वीडीपी, तो वी को हम लिख सकते हैं एनआरटी बाई पी डीपी। नाउ टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने कांस्टेंट लिया ही है, तो इट इज एनआरटी डीपी बाई पी, लिमिट ऑब्वियसली P1 से P2 लगा देते हैं। तो डेल्टा जी क्या आ गया? डेल्टा जी आ गया अपने पास एन आर टी एल एन ऑफ P2 बाय पी। ओके, तो गैस का अगर हमें एक प्रेशर पर और दूसरे प्रेशर पर जो डेल्टा जी का डिफरेंस है वो निकालना है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर पर गैस जा रही है और पूछा कि यार डेल्टा जी क्या हुआ या गिब्स की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो ये फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें उस प्रोसेस का डेल्टा जी मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी टाइप से एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आएगा? तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या हो गया ये? तो dg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे? तो यार ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर vdp जीरो हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा? vdp अगर जीरो हुआ तो क्या आया? माइनस एस डी टी आया। ओके, तो ये आ गया माइनस ऑफ एस डी टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी जी बाय डी टी। ठीक है, तो s तो जनरली हम कुछ लेते नहीं, वैसे s निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, बट s के बाद यहाँ पर हम डेल्टा s लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? और डेल्टा s, अब डेल्टा s के टर्म्स में क्या हो गया ये? तो और डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो डेल्टा g का अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, डेल्टा डेल्टा g का अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट क्या रखना है हमें? कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर रखना। ठीक है, तो डेल्टा g का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू p वो हमें क्या देता है? डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें देता है डेल्टा एस। ओके, विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली यहाँ पर है ना, नेगेटिव साइन भी है। तो देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा एस माइनस सी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी, उसको हम क्या लिख सकते हैं अगर चाहें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस। तो ये क्या हो गया? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा तो ये लिख सकते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है?
This is Helmholtz equation. Okay, this is Helmholtz equation. चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, बस जी से रिलेटेड थोड़ी दो तीन चीजें अब बता रहे हैं। हो गया सभी का?
हो गया सबका? तो अब देखो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो यार ये सेम वैसा ही रहता है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। तो इट इज जैसे डेल्टा एच था ना रिएक्शन का, सेम वैसा ही है। इट इज सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन। अब किसका? ऑब्वियसली प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। ओके, तो अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका? प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का। तो इस टाइप से डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आएगा। ओके, एंड डेल्टा जी एफ जो यहाँ पर क्या है, हेयर डेल्टा जी एफ इज डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी एफ ऑफ एलिमेंट क्या रहता है? इन स्टेबल स्टेट क्या लेंगे? जैसे डेल्टा एच जीरो लेते थे, वैसे ये भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो डेल्टा जी एफ ऑफ एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट इज टेकन एज जीरो। ओके, जैसे अगर हमें डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू गैस लेना है तो वो क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू गैस लेना है तो वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट लेना है तो वो भी क्या होगा? जीरो। ओके, तो अगर स्टेबल स्टेट में है कोई एलिमेंट तो उसका डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जाएगा? जीरो लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन हम लगा के किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकते हैं अगर हमें डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन पता हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हो गया सबका? तो
ये हमारे पास डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, अगर हमें डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन पता हो तो। अच्छा, अभी हम जो बताने वाले हैं वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में मेनली यूज होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। बट मे बी यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा उस पर बेस मिल सकता है तुम्हें बुकलेट में। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये अभी हम जो बता रहे हैं इसको डिटेल में हम तुम्हें बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हम जो बता रहे हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का बता रहे हैं। तो फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके, सो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट जो है ऑब्वियसली क्या हो गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड क्यू जो है इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सब तुम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे। तो देखो क्या होता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो ना। ठीक है, तो डेल्टा जी जीरो होता है, इसके अलावा क्यू जो है वहां पर याद रखना के इक्विलिब्रियम होगा, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, के इक्विलिब्रियम क्या है, तो ये के इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो देखो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, जीरो ना। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, और क्यू क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, एल एन। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट जो है ये क्या आ गया, इट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, सो अगर हमें डेल्टा जी नॉट पता हो, डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड कंडीशंस का गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो अगर हमें डेल्टा जी पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं रिएक्शन का, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये मेनली तो यूज नेक्स्ट चैप्टर में ही होगा, बट थोड़ा सा हमने यहाँ पर तुम्हें बता दिया। ऋषिता, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो हमने बताई ये वाली, ये होती है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। तो ये जो डेल्टा जी नॉट इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या स्टैंडर्ड कंडीशन का जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी ना, सॉलिड लिक्विड गैस की, है ना। तो उन कंडीशन पर अगर हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा जी नॉट। इसके अलावा क्यू जो है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जो डेल्टा जी है ना वो जीरो हो जाता है, तो हमने बताया ऑलरेडी तुम्हें। क्या इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो है वो क्या रहता है,
जीरो रहता है, ठीक है। तो डेल्टा जी जीरो होता है। इसके अलावा क्यू जो है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम पर जो क्यू है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये दोनों अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा जी जीरो किया, ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ना, तो वही आया देखो। ओके, तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, ये आ गया माइनस आर टी एल एन के। ओके, तो ये जो रिलेशन है किसके बीच में, डेल्टा जी नॉट और एल एन के, या हम बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट और के बीच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। ओके, तो ये हमारे पास थर्मो का हो गया पार्ट। हाँ, एक और चीज है, वो वैसे तो तुम्हें फिजिक्स में बताते हैं हीट इंजन का एफिशिएंसी, बट यहाँ पर भी हम तुम्हें बता देते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस पे भी दिए हुए बुकलेट में। फिजिक्स में वैसे बताया होगा तुम्हें, नहीं बताया तो आगे वो फिजिक्स में ही आता है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ले लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एन जो है ना, एन उसकी एक लेग को हमने लंबा कर दिया, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो क्या है, हमारे पास हीट इंजन जो है ये क्या करता है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हम कुछ हीट देंगे एंड उसमें से फिर कुछ हीट जो है वो निकल जाती है, मतलब कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट की वजह से वो क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। बट सारा जैसा हमने पहले ही तुम्हें बताया था, याद है, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कुछ एक स्टेटमेंट था जिसमें हमने बताया था कि नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट, या ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं ना। तो जो भी हम हीट देंगे वर्क में कन्वर्ट तो होगी, बट कुछ हीट जो है उसका लॉस हो जाएगा। ओके, तो जो हीट दे रहे हैं उसको हम क्यू एच बोल देते हैं, हीट गिवन को क्यू एच बोल देते हैं, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पर दी जा रही है और हीट लॉस जो हो रहा है वो सराउंडिंग की वजह से हो रहा है, तो लो टेम्परेचर पर हो रहा है। तो क्यू सी, सी फॉर कोल्ड, एच फॉर हेट, हॉट, ठीक है। एच का मतलब यहाँ पर हमने ले लिया हॉट, और सी का मतलब क्या हो गया, कोल्ड, ठीक है। तो नाउ क्यू एच क्या हुआ, तो क्यू एच इज इक्वल टू आ गया क्यू सी प्लस डब्ल्यू, वर्क डन को ऑब्वियसली डब्ल्यू बोल सकते हैं। तो एफिशिएंसी जो है वो क्या है, एफिशिएंसी जो है ये होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। ओके, वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। हमने जो हीट दिया उसका कितना फ्रैक्शन वर्क हुआ है। ओके, हमने मान लो 100 किलो जूल हीट दिया, लेकिन वर्क 80 किलो जूल ही हुआ, मतलब एफिशिएंसी क्या हुआ, 80% ना, या 0.8। ओके, तो ईटा इज डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू एच। ओके, या फिर वर्क डन डिवाइड बाय हीट। तो ये एफिशिएंसी। इसके अलावा देखो जो हीट दे रहे हैं ना वो हायर टेम्परेचर पर दिया जा रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पर टेम्परेचर टी है, ओके, ये इंजन का टेम्परेचर है, और जो हीट लॉस हो रहा है वो सराउंडिंग की वजह से हो रहा है, और वहां पर टेम्परेचर मान लो टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, टी। तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का। तो ये जो फॉर्मूला ये क्या है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये एक और फॉर्मूला है। जो ऊपर वाला हमने फॉर्मूला लिखा था वो वर्क डन और हीट गिवन के फॉर्म में था, ये जो फॉर्मूला है ये टेम्परेचर के फॉर्म। अगर हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया टी फॉर कोल्ड, टी एच, एच फॉर हॉट, ठीक है, तो हॉट कौन सा वाला होगा बताओ, हॉट कौन सा है, ऑब्वियसली इंजन जो है वो हॉट है,
और सराउंडिंग जो है वो क्या है, कोल्ड। ओके, तो या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टीसी जो है ये लोअर वाला टेम्परेचर और टीएच जो है वो हायर वाला टेम्परेचर। ओके, तो ये भी हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है एफिशिएंसी का। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, या तो वर्क डन और हीट गिवन के फॉर्म में, मतलब वर्क डन और हीट गिवन दिया है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि तुम्हें सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है एंड इंजन का टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो उसको यूज करके भी तुम क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो दैट्स इट, चैप्टर तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। ओके, so this was efficiency of heating. Now पूरा चैप्टर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फुल चैप्टर जो है ये हो गया होमवर्क, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन जो है उसका लिंक हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो अगर तुम्हें सॉल्व करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो देख सकते हो। यस बोलो। यस सर। सर उस वीडियो सोल्यूशन में सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है सर। कुछ कुछ क्या है कि हम कई बार क्या है, कुछ क्वेश्चन जो है क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो वाले में भी उसमें नहीं होंगे, तो सर और हमने उसके बाद कुछ कुछ एक्सरसाइजेस नहीं है सर, जैसे गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस वाला नहीं है सर उसमें। आ, नहीं है, जनरली होंगे यार, क्योंकि एक्चुअली गेट इक्विप्ड टू जेईई मेंस काफी चैप्टर्स में है ही नहीं, जैसे थर्मो में ही गेट इक्विप्ड टू जेईई मेंस है ही नहीं। है थर्मो जो है इसमें सर, गेट इक्विप्ड टू हाँ बोलो। आईआईटी जेई है सर। हाँ मतलब गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस दिया है बस थर्मो में, जेईई मेन वाला पार्ट थर्मो में दिया ही नहीं है बुकलेट में, ऐसा है। यस सर, लेकिन वो फिर वो आपके वीडियो सोल्यूशन में नहीं था सर। मे बी आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, तो एक्चुअली वही है कि अपना डाउट लेक्चर में कोई लग नहीं रहा है, तो ये जस्ट हमारा क्या सपोर्ट के लिए है। बाकी मैंने कुछ जो है वो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे किसी डाउट लेक्चर में, दैट्स व्हाई वो पूरा नहीं आया होगा, ठीक है, ऐसा है। ओके सर। तो अभी कुछ डाउट लेक्चर है नहीं अपना, बाकी ग्रुप पर कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क। ओके, ग्रुप पर पूछ लेना अगर कुछ इसके अलावा, मतलब वीडियो सॉल्यूशन के अलावा कोई डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ लेना, हम वहां पर ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। यस गिरीश, आफ्टर एमटी जो होगा वो अभी कमिंग वीक तो आई थिंक एमटी है ना, मतलब ये कमिंग सैटरडे संडे तो एमटी होगा शायद ना। तो एमटी के बाद अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, लिख लिया ना सबने।